नमस्कार, मैं लुकेश्वर साहू, अतिथि शिक्षक छत्तीसगढ़ी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसके अंतर्गत इकाई 1 छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पृष्ठभूमि, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पृष्ठभूमि, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण और छत्तीसगढ़ का मानचित्र के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक पृष्ठभूमि मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास के अनुक्रम में प्राचीन सभ्यताओं के चिन्ह छत्तीसगढ़ में मिले हैं। यहाँ पुरातात्विक चिन्ह, अवशेष, उपकरण, शैलचित्र, शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जिसे हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहते हैं, वह वैदिक काल के उत्तरार्ध में दक्षिण कोसल, महाकोसल नामों से सुविख्यात रहा है। दक्षिण कोसल को भगवान श्री राम का ननिहाल माना जाता है। दक्षिण दिशा का बोध करा रहा है तथा कौशल माता कौशल्या का बोध है। इस तरह इस अंचल का नाम दक्षिण कोसल पड़ा। एक जनश्रुति यह भी है कि भानुमत की पुत्री कौशल्या थी, जिनका विवाह राजा दशरथ जी से हुआ था। माता कौशल्या के पिता महाकौशल थे, जिनके नाम से इस अंचल का नाम महाकौशल हुआ। इस अंचल को दंडकारण्य उत्तर कोसल के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में भी नल दमयंती आख्यान में दक्षिण कोसल के राजा ऋतुपर्ण का उल्लेख मिलता है, जिसने राजा नल को उसके निर्वासन काल में शरण दी थी। लौकिक संस्कृत काल के महाकवि कालिदास के ग्रंथ रघुवंशम में इक्ष्वाकु वंश के शासक दशरथ को उत्तर कोसल का राजा कहा गया है। संस्कृत महाकाव्य मेघदूत के रचयिता महाकवि कालिदास की रचना भूमि सरगुजा संभाग का रामगढ़ पर्वत है। एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला, जो लगभग 3री शताब्दी रामगढ़ पर्वत में स्थित है। यह वनाच्छादित क्षेत्र अपने में ऐतिहासिक महत्व समेटे हुए है। लगभग 3री शताब्दी में यह प्रांत पाटलिपुत्र के नंद और मौर्य शासकों के आधिपत्य में रहा। इस समय के शिलालेख रामगिरी पर्वत के सीताबेगरा जोगीमारा गुफा में मिले हैं। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त द्वारा उत्कीर्ण प्रयाग के प्रशस्ति लेख में जिन 12 राज्यों के विजयी होने का उल्लेख है, उसमें महाकोशल के राजा महेंद्र तथा महाकांतर के राजा व्याघ्रराज का नाम उल्लेख है। समुद्रगुप्त द्वारा महाकोशल पर आक्रमण लगभग 350 ईस्वी के आसपास किया गया था। गुप्तकालीन सिक्के वर्तमान में दुर्ग जिले के बानबरद नामक गांव में मिले हैं, जहां पर भगवान विष्णु के प्राचीनतम मंदिर है। लगभग 5वीं सदी में राजर्षि तुल्य का शासन रहा, जिसके प्रमाण रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक में प्राप्त ताम्रपत्र से प्राप्त होते हैं। इन ताम्रपत्रों को इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय ने जारी किया था। इस वंश ने दक्षिण कोसल पर लगभग 100 वर्षों तक राज किया। 5वीं शताब्दी की अंतिम में सरभपुरी वंश का शासन हुआ। भानुगुप्त के एरन स्तंभ लेख के एक प्रशस्ति में सरभ राज का उल्लेख मिलता है, जो सरभपुरी वंश का संस्थापक था। भानुगुप्त का उत्तराधिकारी नरेंद्र हुआ, जिसके 3 ताम्रपत्र क्रमशः पहला सारंगगढ़ के पीरर डूला गांव में, दूसरा कुरुद जिला धमतरी और तीसरा मल्हार जिला बिलासपुर में मिले हैं। सरभपुरी वंश का अंतिम राजा सदेवराज हुआ, जिसने पांडुवंशी शासकों को पराजित कर दक्षिण कोसल में विजय प्राप्त कर सिरपुर, वर्तमान में जो धमतरी जिला में स्थित है, को दक्षिण कोसल की राजधानी बनाई। पांडुवंशियों का दक्षिण कोसल पर 6ठी शताब्दी में व्यापक असर देखने को मिलता है। वह वैष्णवी थे। इस वंश के प्रथम राजा उदयन थे। उदयन के पुत्र इंद्रबल की 4 संतानों में से तृतीय पुत्र ईशान देव ने खरौद, जो कि बिलासपुर में स्थित है, वहाँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनवाया।
इस वंश की वाष्टा, जो कि नरेश हर्षगुप्त की पत्नी है, ने विधवा होने पर हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर बनवाया, जो वर्तमान में लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर्षगुप्त का उत्तराधिकारी महाशिवगुप्त हुआ। महाशिवगुप्त धनुर्विद्या में निपुण था। इस प्रांत में पांडुवंशियों के शासनकाल में बौद्ध धर्म ने भी विस्तार पाया। हेंगसांग ने जब 630 से 644 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी, सिरपुर बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए केंद्र रहा है। यहाँ उत्खनन में बौद्ध विहार, बौद्ध प्रतिमाएं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पांडुवंश के शासन में सिरपुर धर्म का प्रमुख केंद्र था, जहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से संबंधित मंदिर अवशेष मिले हैं। पांडुवंश ने इस क्षेत्र पर लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। पांडुवंशियों के शासनकाल पश्चात सोमवंशियों का शासन स्थापित हुआ, जिन्होंने 8वीं-10वीं शताब्दी तक राज किया। सोमवंशियों ने अपनी राजकाज की राजधानी उड़ीसा के सोनपुर से संचालित की। वर्तमान महासमुंद जिले के बागबाहरा तहसील उड़ीसा राज्य की सीमा से लगती है। सोनपुर यहाँ से मिला हुआ है। सोमवंशियों के प्रथम नरेश शिवगुप्त और अंतिम शासक कर्णकेसरी थे। सोमवंशियों के बाद दक्षिण कोसल में कलचुरियों का राज रहा। त्रिपुरी के कोकल देव के पुत्र कलिंगराज, जो जबलपुर में कलचुरी की एक शाखा के थे, उन्होंने लगभग 1000 ईस्वी में दक्षिण कोसल को जीतकर तुम्माण, वर्तमान में बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर बिलासपुर से लगभग 85 किलोमीटर है, को राजधानी बनाया। कलचुरी वंश के रत्नदेव ने दक्षिण कोसल की राजधानी तुम्माण से रतनपुर, जो बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर बिलासपुर से लगभग 20 किलोमीटर पर है, को बनाई। इन्होंने ही रतनपुर का महामाया मंदिर बनवाया है। रतनपुर शाखा के कल्याण शाह ने मुगल सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार की। वह लगभग 8 वर्षों तक आगरा में रहा। बाद में ऐसी ही अधीनता रायपुर शाखा के मराठों से स्वीकार की। 1741 ईस्वी में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर के रघुनाथ सिंह को हराकर अपने राज्य स्थापित किया, लेकिन रघुनाथ सिंह को शासन करने दिया। रघुनाथ सिंह की मृत्यु 1745 ईस्वी में हो गई। इसके बाद मोहन सिंह ने 10 वर्षों तक रतनपुर पर शासन किया। 1755 ईस्वी में मराठा शासक रघुजी ने मोहन सिंह को पराजित किया और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। 1741 ईस्वी में रायपुर शाखा के शासक अमर सिंह मराठों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सके। मराठों ने उन्हें राजिम, रायपुर और पाटन के परगने सहित 7000 रुपये मासिक जीविकोपार्जन के रूप में लगभग 9 वर्षों तक लेते रहे। 1750 में मराठों ने उन्हें शासन से अलग कर दिया। अमर सिंह के बाद लगभग 7 वर्षों तक उत्तराधिकारी शिवराज सिंह रहे। उनसे भी मराठों ने जहांगीरें छीन ली। 1741 ईस्वी में मराठों ने कलचुरी वंश से यहाँ की शासन व्यवस्था छीन ली। 1741 में मराठों के सेना नायक भास्कर राव ने मराठों बिंबाजी भासले के नेतृत्व में इस अंचल पर आधिपत्य किया। 1757 ईस्वी में बिंबाजी भासले दक्षिण कोसल पर प्रत्यक्ष शासन शुरू किया। 27 नवंबर सन 1817 ईस्वी में मराठों को सीताबड़ी के युद्ध में हराकर शासन करना पड़ा था। मराठों को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। अप्पा साहब यहाँ के वायसराय हुए। उन्होंने ब्रिटिश राज से मुक्त होने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल न हो सके। बाद में यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस ने एडमंड को प्रथम अधीक्षक बनाया। बाद में एगेन्यू, हंटर, सैंडी, क्राफ्ट ने प्रशासन संभाला। इस तरह छत्तीसगढ़ अंचल में पहली बार 1818 ईस्वी के बाद ब्रिटिश राज शुरू हुआ, जो 1830 ईस्वी तक चला। 2 नवंबर 1861 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन सुविधा के लिए मध्य प्रांत बनाकर छत्तीसगढ़ को एक संभाग बना दिया।
जो 3 जिलों रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर बनाए। सन 1861 ईस्वी में नागपुर प्रोविंसेंस के नाम से ज्ञात क्षेत्र का नामकरण अंग्रेजी सरकार ने सेंट्रल प्रोविंसेंस कर दिया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ एक संभाग था। इस छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत पहली बार मैदानी छत्तीसगढ़, बस्तर तथा गढ़जात राज्य शामिल कर दिए गए। यद्यपि ये दोनों अंचल भौगोलिक या ऐतिहासिक दृष्टि से इससे पहले छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं थे। गढ़जात राज्य बंगाल की दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी में से थे तथा बस्तर मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। बाद में नागपुर संभाग के सम्मिलन से मध्य प्रांत नाम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सम्मिलित किया गया। 1903 ईस्वी में इसमें बरार को जोड़ दिया गया। तब से यह मध्य प्रांत और बरार नाम से पुकारा जाने लगा। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक दायरे को 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के बाद पुनः परिभाषित किया गया और झारखंड की 5 रियायत जो सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया व चांग बखार जो पहले बंगाल एजेंसी के अंतर्गत थी, उन्हें सेंट्रल प्रोविंसेज के छत्तीसगढ़ संभाग में मिला दिया गया। अगला हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शब्द की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। छत्तीसगढ़ शब्द की इतिहास कहाँ से और कैसे आया, इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से जो वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य है उसे ऐतिहासिक संदर्भ में अलग अलग नाम से जाना जाता रहा है। प्राचीन काल में कोसल, महाकोसल, दक्षिण कोसल, दंडकारण्य नाम से यह जाना जाता रहा है। लेकिन आधुनिक वेत्ता डॉक्टर हीरालाल शुक्ल और सीपी वैद इस कोसल, कनिंघम, महाकोसल नाम से चिन्हांकित करते हैं। हीरालाल शुक्ल छत्तीसगढ़ शब्द के पीछे चेदीसगढ़ का अपभ्रंश मानते हैं। उनका मानना है कि रतनपुर के शासक चेदिस थे, इसलिए छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ का अपभ्रंश रूप माना जाना चाहिए। दूसरा है कनिंघम के सहायक वेगलर ने अपने सर्वेक्षण के आधार पर माना कि इस क्षेत्र का मूल नाम छत्तीसगढ़ था। उसने अपने मत बिहार में प्रचलित जनश्रुति को आधार मानकर यह निष्कर्ष निकाला कि बिहार से कुछ चर्मकारों ने दक्षिण प्रदेश में बस जाना प्रचलित है। संभवतः यही छत्तीसगढ़ बाद में छत्तीसगढ़ के नाम से जाने गए। तीसरा मत यह है कि प्राचीन काल में राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करता था। इन्हें गढ़ या दुर्ग कहा गया। कलचुरी और मराठों का राज होने पर भी इन गढ़ों का महत्व बना रहा। बाद में इन्हीं गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पृष्ठभूमि। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति 17 अक्षांश 46 से 24 अक्षांश 05 उत्तर अक्षांश तथा 80 अक्षांश 15 से 84 अक्षांश 20 पूर्वी देशांतर के बीच है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के मध्य पूर्व में स्थित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से मिलती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा मिलती है। छत्तीसगढ़ की कुल क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का अस्पष्ट खाका एगन्यू द्वारा 1920 में प्रस्तुत ए रिपोर्ट ऑन द सूबा ऑफ प्रोविंस ऑफ छत्तीसगढ़ जो प्रशासनिक दृष्टि से तैयार किया गया था। 1900 ईस्वी में वर्तमान छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का नाम ही छत्तीसगढ़ पर रखा गया था। इस पत्रिका ने इस अंचल के लोगों में राज्य निर्माण की भावना जागृत की। स्वतंत्रता सेनानी बहुविद पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने 1915 ईस्वी में अलग छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना की थी। उन्होंने अपनी पांडुलिपि में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र खींचा। 1920 ईस्वी में छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने रायगढ़ में की।
1924 ईस्वी में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग जिला कांग्रेस समिति रायपुर ने की। 1939 ईस्वी में भी त्रिपुरी मध्य प्रदेश में यही मांग दोहराई गई। मध्य प्रदेश राज्य स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी में ही राज्य पुनर्गठन आयोग से बृजलाल वर्मा ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रदेश में विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए प्रतिवेदन दिया था। 1956 में जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, जो डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में संपन्न हुआ। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने हरि ठाकुर और केयूर भूषण को महासभा का संयुक्त सचिव नियुक्त किया। इस महासभा ने छत्तीसगढ़ निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। 1970 ईस्वी में मिनीमाता एवं केयूर भूषण छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण 25 जुलाई 2000 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया, जो 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में तथा 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया। 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री KR नारायण जी के हस्ताक्षर हुए। राजपत्र में प्रकाशन पश्चात 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। इस वक्त छत्तीसगढ़ में 16 जिलों में विभक्त किया गया था, जिसमें उत्तर में सरगुजा, कोरिया, जयपुर, मध्य में बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, उत्तर मध्य में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा तथा दक्षिण में बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा जिला शामिल था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले अस्तित्व में हैं। 17 अस्तित्व में आए नए जिले बलरामपुर, सूरजपुर, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलौदाबाजार, बेमेतरा, सक्ती, सारंगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बालोद, मोहला, मैनपुर, गरियाबंद, नारायणपुर तथा सुकमा थे। धन्यवाद।